लोग पढ़ाई किए कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस, लाइक हम लोग अभी सीखे थे ये चीज कि फोर्स जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक हो जाता है क्या कांस्टेंट फोर्स, राइट, और दूसरा क्या होता है वेरिएबल होता है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर क्या है, तो जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, लाइक 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, हो सकता है 50 न्यूटन हो, 100 न्यूटन हो, तो ये मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन जो होगा वो भी क्या होगा आपका फिक्स्ड होगा, ठीक है ना। ये चीज होता है क्या कांस्टेंट फोर्स के साथ। तो फिर वेरिएबल फोर्स क्या हुआ, तो वेरिएबल फोर्स वो फोर्स होते हैं दैट मे बी डिपेंडेंट ऑन टाइम, दैट मे बी डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, दैट मे बी डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट, राइट, जो एक ऐसा फोर्स जो कांस्टेंट ना रहे पूरे इंटरवल में, राइट, ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको वेरिएबल फोर्सेस, ठीक है। तो देखो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जैसे अगर मान लो यहाँ पर लाइक एक बॉडी है ना, उस पे फोर्स आप लगा रहे हो इधर और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर के डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, इन दैट केस वर्क डन विल बी इक्वल टू कितना होता था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आप क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, राइट। तो वैसे सिचुएशन में फिर क्या हो जाता था यहाँ पर एफ डी कॉस थीटा, है ना, और ये डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता था वो क्या था, स्केलर था, ठीक। और उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े थे कि इसका यूनिट जो होता है वर्क का होता है क्या, जूल होता है, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है, सीजीएस यूनिट अगर देखा जाए तो अर्ज होता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़े, हाँ उसके बाद हम लोग पढ़े कि अगर मान लिया जाए बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं तो वैसे सिचुएशन में नेट वर्क क्या होगा, तो सारे इंडिविजुअल फोर्सेज 1 2 3 सारे फोर्सेज के ड्यू टू आप वर्क डन कैलकुलेट करो सेपरेटली एंड देन क्या करना हम लोग को ऐड कर देना है ना। तो ये चीज पढ़े थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर वेट फोर्स हो गया, mg फोर्स लग रहा है, तो अगर नीचे जा रहे हैं h हाइट से तो वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाता था आप लोग का mgh हो जाता था, है ना। और अगर वही अगर ऊपर के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो आप, राइट, ऊपर के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो क्या होता था, mgh तो होता था मैग्नीट्यूड में, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन हो जाता था, है ना। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हम लोग सारा कुछ देख चुके थे। फिर एक चीज और देखे थे कि जैसे अगर मान लो कोई पार्टिकल जो है अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, दैट मींस वेलोसिटी इधर है और उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा हो अंदर की तरफ लग रहा था, राइट। अब देखो क्योंकि वेलोसिटी इधर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा वो किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा वो थोड़ा मतलब टेंजेंट के अलोंग होगा, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी और सॉरी एक सेकेंड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर है, दैट मींस फोर्स किधर इधर है, राइट, और डिस्प्लेसमेंट किधर इधर है, राइट, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो इन दैट केस वर्क डन कितना आया था, 0 आया था। तो ये सब सारी चीजें अभी हम लोग देखे थे। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। और देखो आज हम लोग जितने भी तरह के वेरिएशन पॉसिबल हो सकते हैं हम सारे वेरिएशन को देख लेंगे, ठीक है ना। एक ऐसा बाउंड्री क्रिएट कर देंगे कि लाइक मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएगा वो इसी पार्ट के अंदर से आएगा और बहुत कम चांस है कि इससे बाहर भी कुछ पूछे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, ठीक है। तो चलो देखो एक काम करते हैं, जैसे अगर मान लो यहाँ पर एक ऐसा ही रैंडम कुछ पाथ है ना, और यहाँ पर पार्टिकल जो है मूव कर रहा है और इसका डायरेक्शन इधर है, राइट। अब थोड़ी देर के बाद अगर मान लिया पार्टिकल जो है यहाँ पर होगा तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो होगा लाइक अगर मान लिया जाए इसको एक टेंजेंशियल फोर्स जो है इसको मूव करा रहा है ना, मतलब प्लेन के पैरेलल जो एक फोर्स लगता है मूव करा रहा है, तो वो यहाँ पर फोर्स होगा F1, यहाँ पे फोर्स हो गया F2, यहाँ पे हो गया फोर्स F3। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हर मोमेंट पे फोर्स जो है वो सेम नहीं है मैग्नीट्यूड में, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वर्क डन निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है ये कि आपको एकदम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, जैसे अगर यहाँ पर अगर बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लेट से फोर्स कितना लग रहा है F। अब ये फोर्स जो है ना थोड़ी देर के बाद, थोड़े डिस्प्लेसमेंट के बाद, थोड़े टाइम के बाद कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज आएगा ना तो ये फोर्स बदल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को एकदम बहुत ही छोटा इंटरवल में डील करना है, इतने छोटे इंटरवल में डील करना है सच दैट कि उस इंटरवल में फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे, समझ गए।
तो उस छोटे से इंटरवल, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, ठीक है। अब उस छोटे से इंटरवल में मान लो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, dx का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इन दिस कंसिडरिंग, क्या कंसिडरिंग कर रहे हैं, कंसिडरिंग फोर्स टू बी, क्या, टू बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट एज एंड डायरेक्शन। मतलब देखो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें मैग्नीट्यूड को भी देखना पड़ेगा और डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा, दोनों शुड बी कांस्टेंट, कांस्टेंट कंसीडरिंग f टू बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर दिस स्मॉल, फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। सो अब देखो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आप ला रहे हो कितने का, dx का, राइट। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के वजह से छोटा सा वर्क डन होगा, एंड दिस छोटा सा वर्क डन विल बी क्या, f डॉट dx, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब हम लोग को करना क्या है कि इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा लेंगे और उसमें हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर वर्क मिल जाएगा आपको dw1, यहाँ पर हो सकता है dw2 मिल जाए, यहाँ पे dw3। तो अगर आपको नेट वर्क डन निकालना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, फिर सारे छोटे 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 वर्क डन को आप ऐड करोगे, देन इट विल बी नेट वर्क डन। अब देखो क्या है कि ये जो वर्क डन है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में हम लोग क्या पढ़े थे कि स्केलर क्वांटिटी में क्या करते हैं, सारे चीजों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिक तरीके से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वेक्टर एडिशन लॉ लगाते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर नेट वर्क डन जो होगा वो सिंपल एडिशन होगा। अब देखो यहाँ पर इतने छोटे छोटे पार्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, है ना, इतने छोटे छोटे पार्ट, सॉरी इतने छोटे छोटे पार्ट में एडिशन कर रहे हो, राइट। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स से अगर एडिशन करोगे, एक तो कैलकुलेशन बहुत लंबा, क्योंकि हम इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स फेल हो जाता है, राइट, और यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल है, यहाँ तक कहानी से इतना ही समझ में आता है कि इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, ये जो स्टोरी इतना बना उसका यही अंततः समरी यही है कि वर्क डन जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स, सिंपल। एक्चुअल में एफ डॉट डी एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस मान रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो, है ना। वो हो सकता है एक ऐसा मूवमेंट हो जहां पर एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा हो, वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा हो, जेड एक्सिस भी चेंज हो रहा हो, राइट। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसको पूरा समराइज करना पड़े, ठीक है, तो समराइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे देखो, अगर यहाँ पर वेरिएबल फोर्स होगा, इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्सेस, इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्सेस, ठीक है, अगर यहाँ पर वेरिएबल फोर्सेस लग रहे होंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट, कैलकुलेट स्मॉल, कैलकुलेट स्मॉल वर्क dw, ठीक है, स्मॉल वर्क dw निकालना है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या, dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हम लोग को क्या करना है, स्मॉल वर्क डन निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो dw इज इक्वल टू f डॉट dx, राइट। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद देन टोटल वर्क डन हम लोग निकालेंगे, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, w is equal to dw and this one will be equal to f dot dx, और यहाँ पर इनिशियल, ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन, है ना, और ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक अगर आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको नेट वर्क डन मिल जाएगा, है ना। तो चलो यहाँ तक तो हम लोग सीख गए, अब इसका पूरा एप्लीकेशन सीखते हैं, ठीक है। और इसमें और भी कुछ कुछ सीखना है, जैसे देखो अगर यहाँ पर अभी तो क्या हो रहा है कि हम केवल एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं,
कभी कभी यहाँ पर होगा कि जैसे अगर मान लो यहाँ पर 0 0 0 0 ऑरिजिन से लेकर के पार्टिकल को यहाँ ले जाना है, जहाँ पर 1 2 3 है, दैट मीन्स यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वैसे सिचुएशन में वर्क डन कैसे निकालेंगे, है ना? तो वो सब कुछ सिखाएंगे। पहले अभी एक एक्सिस के अलोंग इक्वेशन करके देख लेते हैं, अब उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? ये अगर मान लिया आपका प्लेन है ना? अब यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है? अब इस पे लगने वाला जो फोर्स है ना, वो वेरिएबल है। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट अगर है, इसका मास कितना लिया ले रखे हम लोग m। अब ये शुरुआत में कहाँ पर है? x इक्वल टू 0 पे। अब ये x इक्वल टू 10 मीटर तक इसको पहुंचना है। सो वी नीड टू कैलकुलेट वर्क। तो यहाँ पर कैलकुलेट नेटवर्क, कैलकुलेट नेटवर्क डन। तो यहाँ पर नेटवर्क डन कैसे निकालोगे आप? सिंपल काम करोगे, नेटवर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? f डॉट dx, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, f डॉट dx। तो यहाँ पर सिंपल है, f का वैल्यू आप पुट करो यहाँ पर ऐसे 1 + 2x, ठीक है? और स्मॉल dx में यहाँ पर देखो फोर्स भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर cos 0 1 हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? तो शुरुआत में पोजीशन क्या है? x इक्वल टू 0। अब फाइनली ये कहाँ पहुंच रहा है? x इक्वल टू 10। तो 0 से 10 तक आपको इंटीग्रेट करना है, राइट? तो अब इसको इंटीग्रेशन तो हम लोग को आता ही है, राइट? 0 फ्रॉम 10 और यहाँ पर ऐसे आ जाएगा dx और फिर इस तरीके से 2x dx 0 to 10। इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। अगर ये फोर्स अगर आपको न्यूटन में रहेगा और यहाँ तो मीटर में है ही, देन ये जो वर्क डन आएगा वो किस में आएगा? जूल में आ जाएगा, है ना? इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? चलो, अब अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड और बढ़ा दिया जाए, ठीक है? जैसे अगर यहाँ पर फोर्स जो हो, ठीक है ना, यहाँ पर फोर्स जो है वो केवल 1 + 2x नहीं, अगर यहाँ पर मान लो ऐसे 3x² + 2x + 5 ऐसे हो, ठीक है? और आपसे पूछ रहा हो x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 10 तक जाना हो, तो फिर भी आप वही काम करोगे। कैसे? तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू सिंपली f डॉट dx करेंगे। कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर के 10 तक। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो सिंपली है 3x² dx को अलग और 2x dx को अलग एंड 5 dx को अलग। यहाँ पर x बराबर कहाँ से कहाँ तक? 0 to 10, 0 to 10। और हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का तो इंटीग्रेशन हम लोग को पता ही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 × x³ 0 to 10। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × x² 0 to 10 और यहाँ पर 5x 0 to 10। अब इसमें क्या करना है? ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? 10 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। इसी तरीके से यहाँ पर ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर x² बचा। तो अपर लिमिट कितना है? 10 है। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और प्लस 10 - 0, राइट? तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना? चलो, तो ये तो आपका एकदम बेसिक क्वेश्चन हो गया। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा सिचुएशन देखते हैं जहां पर बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही नहीं, वाई जेड एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा हो, ठीक है ना? तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा? देखो, इफ फोर्स जो हो गया वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अगर मान लो F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप, ठीक है? ये कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है ना, हम लोग क्या मान रहे हैं अभी? डिस्प्लेसमेंट dr को हम लोग क्या मान रहे हैं? dx I कैप, dy j कैप और dz k कैप। मतलब जैसे होता है ना कि अगर किसी भी पार्टिकल का पोजीशन जो होता है वो कैसे देखते हैं हम लोग? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट? अब इसमें अगर छोटे से डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? तो उसी के तरीके से, तो डी आर इज इक्वल टू क्या होगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इस तरीके से करेंगे। नाउ अब हम लोग को अगर वर्क डन निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यही तो फॉर्मूला है हमारा, राइट? तो यहाँ पर F1 या फिर F1 की जगह पर ऐसे लिख सकते हो, Fx ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है? तो Fx I कैप प्लस Fy J कैप प्लस Fz K कैप, ठीक है? डॉट Dx I कैप प्लस Dy J कैप प्लस Dz K कैप, है ना? अब देखो यहाँ पर उसी तरीके से ये सारे
लिमिट उसी तरीके से चेंज होगा, एक्स वाई जेड का अलग अलग। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो अब डॉट प्रोडक्ट का ये तरीका होता है कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ, है ना। तो सेम काम हम लोग करेंगे। तो कैसे चीज यहाँ पे डील होगा कैसे, तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई एंड एफ जेड डी जेड, राइट। इस तरीके से हम लोग करेंगे। नाउ अब इसको नेट वैल्यू निकालना हो तो हम लोग को ऐसे चलना पड़ेगा, एफ एक्स डी एक्स यहाँ पर x1 से लेकर के x2 तक। जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि आप ओरिजिन से लेकर के किसी एक्स वाई जेड तक जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर x1 का वैल्यू आपको कितना रखना पड़ेगा, 0, है ना। और x2 का वैल्यू क्या रहेगा, x रहेगा। अभी ये क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद y की बात करेंगे तो एफ वाई डी वाई हो जाएगा, वेयर y इज चेंजिंग फ्रॉम वेरिंग, मतलब चेंज कहां से कहां तक जाना है, इनिशियल है y1, y1 से y2। अब यहाँ पर एफ जेड जो होगा वो क्या होगा, डी जेड, यहाँ से z1 से z2 तक, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं अभी, है ना। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ऑब्जेक्ट इज an object is displaced from कहां से डिस्प्लेस कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट ए से, ठीक है। कहां है ये पॉइंट ए, 2 3 4, और ये सब मीटर में है, ठीक है ना। टू पॉइंट बी, एक दूसरे पॉइंट पे, और वो पॉइंट बी है बी 1,2,3, और ये भी क्या है, मीटर में, ठीक है। अंडर कांस्टेंट फोर्स, अभी हम लोग कांस्टेंट फोर्स ही लेकर के चलते एक स्टेप में, ठीक है। और वो फोर्स कितना है आपका, तो यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, ठीक है। ये और ये कितने है, न्यूटन में। नाउ अब यहाँ पर वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स ही है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखो बताते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर करना पड़ेगा। और यहाँ पर शुरुआत में कैसे करेंगे, इनिशियल पोजीशन क्या है आपका 2 3 4, तो यहाँ पे लगा दो 2 3 4, और ऊपर में क्या रहेगा 2, सॉरी ये है आपका इनिशियल और ये है आपका क्या, फाइनल पोजीशन, राइट। तो यहाँ पर 1 2 3, है ना। यहाँ तक तो कर लिए। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आप यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये आपका फोर्स का एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग करना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में देखो कैसे करना है वो समझते हैं। यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, 2 से 1 जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, 3 से 2 जा रहा है, जेड में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो सारे के सारे वैल्यूज में चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद चीजों को डील कैसे करना है, तो 2dx एक तरफ, ये आई वालों को आई के साथ, ठीक है। फिर 3dy अलग एंड 4dz अलग, ठीक। अब इसमें एक एक करके आप क्या करोगे, सारे वैल्यूज पुट करोगे, है ना। x का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 2 से लेकर के 1 तक, ठीक है। y का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 3 से लेकर के 2 तक, और z का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 4 से लेकर के 3 तक, है ना। तो यहाँ पर 2x 2 to 1, यहाँ पे 3y कहां से कहां तक, 3 to 2, और यहाँ पर 4z कहां से कहां तक, 4 से 3 तक, ठीक है। अब इसको कितना होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, +3 इंटू -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 5 4 9 -9 जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हो गया, बहुत आसान तरीके से, है ना। चलो ये तो हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिए। नाउ अब हम लोग एक एक करके धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, जैसे अगर यहाँ पर मान लिया जाए फोर्स जो हो वो कुछ इस तरीके का हो, 3x² आई कैप, ठीक है, प्लस 2y जे कैप, ठीक है, ये है फोर्स।
नाउ इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये है इनिशियल में, ठीक है। यहाँ से हम लोग को कहाँ तक ले जाना है R2 नए वेक्टर तक, नए पोजीशन वेक्टर तक, कहाँ है उसका 4i कैप सॉरी 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है 4j कैप प्लस 6k कैप। अब यहाँ पर आपको वर्क डन निकालना है, कैसे निकालेंगे वर्क डन, चलो स्टार्ट करते हैं सेम तरीके से। क्या है वो सेम तरीका, देखो अब यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले एफ डॉट डी आर कर दो, एफ डॉट डी आर करेंगे तो एफ डॉट डी आर में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3x² एक सेकेंड आई कैप प्लस 2yj कैप रख लिए। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को dx आई कैप, ठीक है, और dy j कैप एंड dz k कैप, इस तरीके से रखना। अब यहाँ पर इनिशियल पोजीशन वेक्टर है r1 और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है r2। नाउ देखो यहाँ i का i के साथ ही कर सकते हो, j का j के साथ ही कर सकते हो, है ना। k इधर है ही नहीं तो इसका मतलब इस डायरेक्शन के में कोई वर्क डन होगा ही नहीं। तो फिर आगे जब हम बढ़ेंगे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे r1 से लेकर के r2 तक जा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर x² में बात करते हो 3x² dx, ठीक, और फिर 2y dy, ठीक। चलो यहाँ तक हम लोग काम कर लिए 2y dy। अब एक काम करेंगे, इन सबका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, है ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, चलो करते हैं ऐसे सेपरेट करके। 3x² dx करेंगे इधर, और यहाँ पर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 से 4 तक। नेक्स्ट यहाँ पर 2 और y dy, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे ये तो आपको y का वैल्यू यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, देखो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4i कैप और 6j कैप लेना पड़ेगा तभी जाकर के आंसर आ पाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, y जो है वो 3 से लेकर के 6 तक जा रहा है ना, 3 से 6 तक। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 और 3 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर सिंपली x³ एंड चेंजिंग फ्रॉम 2 to 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा y²/2, तो y² सिंपली और 2 कैंसिल आउट होगा, 3 और 6 इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 64 - 8, तो 64 - 8 कर लो एंड प्लस 36 - 9, 36 - 9 कितना हो जाएगा 25, 36 - 27, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद आना चाहिए 83 जूल, ठीक है। देख लेना आप लोग, चलो ये सब सारे तो हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक चीज और आप लोग को बताना है कि देखो यहाँ पर अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आपको फोर्स एक्ट हो रहा है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो इन दोनों का जो एरिया होता है, जैसे यहाँ पर जो एरिया डेवलप होगा, ठीक है, ये एरिया जो डेवलप होगा, तो ये जो एरिया है ना, एरिया विल गिव नेट वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला बात ये है कि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो इस तरीके से है, देखो अब अगर यहाँ पर तीन अलग अलग ग्राफ हम अभी ड्रॉ किए, ठीक है। देखो एक बात समझना, यहाँ पर अगर फोर्स x है, फोर्स अलोंग x एक्सिस है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस है, तो जो ये वर्क डन होगा ना, ये होगा नेट वर्क डन x एक्सिस के अलोंग, मतलब x एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रहा था उसके ड्यू टू, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल और बनाते हैं, जैसे अगर मान लो कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए, ऐसा सिचुएशन हो जाए, मतलब यहाँ पर मान लो ये फोर्स अलोंग y एक्सिस है और इधर डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बात समझना होगा कि ये जो दो पार्ट है, एक पार्ट ऊपर का, तो ये जो ऊपर का पार्ट है वो आपको पॉजिटिव वर्क देगा,
ठीक है, मतलब यहाँ जो एरिया होगा वो क्या देगा, एरिया विल गिव्स, ठीक है, पॉजिटिव वर्क, एंड दिस एरिया, नीचे वाला जो एरिया है, विल गिव नेगेटिव वर्क, ठीक है। और यहाँ पर अगर इधर एफ जेड है और इधर जेड के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो ये आपको फिर पॉजिटिव वर्क देगा। तो देखो बात समझने का ये है, यहाँ पर एक चीज छोटा सा ध्यान रखना ये है कि यहाँ पर जो फोर्स हो और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, दैट बोथ शुड बी इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है और तब ऐसा कर रहे हो तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ऐसा भी आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो यहाँ पे ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अब फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो फिर एफ कॉस थीटा आप इधर रखो और डिस्प्लेसमेंट को आप इधर रखो, और तब जाकर के अगर मान लो ये ग्राफ हो रहा है तो ये जो एरिया मिलेगा, ये जो एरिया मिलेगा ये क्या देगा, आपको वर्क डन देगा। समझ गए? तो ये चीज को हम लोग को थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, है ना, कि यहाँ पर गलती ना होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब उसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा आपको तो आप आसानी से बना पाओगे। लाइक अगर एक क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड अगर पूछ भी लिया हमने इस तरीके से, जैसे अगर मान लो यहाँ पर एक ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे, ठीक है, यहाँ से ग्राफ ऐसे स्टार्ट हुआ एंड देन फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पर फोर्सेज हो गए, यहाँ पर मान लो फोर्स है 10 न्यूटन का, ठीक, यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स है, ये है ना, ये जो हो गया आपका 5, यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं और यहाँ पर ऐसे 15 ले लेते हैं, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट इन मीटर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेट करना है वर्क डन, वर्क डन आपको निकालना है, ठीक है। वर्क डन बराबर क्या होगा, कहां से कहां तक, ठीक है। तो सबसे पहले में x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 10 मीटर में वर्क डन निकाल लो। दूसरे में x इक्वल टू 10 से लेकर के 15 मीटर के बीच में डिस्प्लेसमेंट वर्क डन निकालो। तीसरे में अगर आपसे पूछा जाएगा x इक्वल टू 0 से लेकर के 15 तक, है ना। तो हर केस में वर्क डन निकालने के लिए अगर आपसे पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या करना है, फर्स्ट के केस में देखो, अगर ये मान लो, ठीक है, ये मान लो एरिया क्या है, A1 है और ये जो एरिया है A2 है, ठीक है। एरिया तो आपको निकालना है, आता ही होगा, एरिया A1 अगर निकालना तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा, तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड, तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 10, ऊपर का 5 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, 10। तो यहाँ से तो आराम से एरिया निकाल लोगे। इसका एरिया निकालना तो कैसे निकालोगे, A2 इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दैट इज 5 इनटू, अब नीचे में भी कुछ जैसे ये, अब यहाँ पर कितना वैल्यू होगा वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट के हेल्प से आप किसी भी लाइन का इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ये 2 पॉइंट के हेल्प से लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो, तो वो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन हो जाएगा, राइट। अब उसमें x का वैल्यू 15 पुट करोगे, फोर्स का वैल्यू आपको निकल जाएगा, तो इस मतलब जैसे फोर्स का वैल्यू मिलेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा, आसान है, राइट, है ना। चलो, तो या तो फिर कभी कभी ये वैल्यू दिया हुई रहेगा, तो अगर इसका बात करें तो A1 का वैल्यू जो है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये A2 हो जाएगा और इसका इस वाले पोर्शन में वर्क डन निकालना, मतलब पूरा 0 से लेकर के 15 सेकंड, तो ऊपर वाला क्या होगा, A1 माइनस A2, है ना। ये और वो सब कुछ अगर ये न्यूटन में या मीटर में तो सब कुछ जूल में हो जाएगा, ठीक है। एरिया निकालते जाइए और आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी था इसलिए हम इसको शॉर्ट में, हाँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, x इज इक्वल टू TQ/3, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन निकालिए। एक्चुअल में देखो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कोई ना कोई तो एजेंट होगा जो इसको डिस्प्लेस कर रहा है इतना से, है ना। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो उस प्रोड्यूस करने वाला कोई ना कोई तो फोर्स होगा। अब उस फोर्स के ड्यू टू वर्क डन, वो भी पहले सेकंड, 1 सेकंड में आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो देखो यहाँ पर
हम लोग को समझना पड़ेगा कि इसको अप्रोच कैसे लेना, ठीक है ना। अप्रोच लेने के लिए देखो अप्रोच कैसे लेंगे। सबसे पहले ना हमें यहाँ पे फोर्स का आइडिया है कुछ, ना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कुछ अजीब तरीके से दिया हुआ है। करेंगे क्या, सबसे पहले फोर्स निकालते हैं, ठीक है। फोर्स निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर मास तो है 1 kg, एक्सेलरेशन का पता नहीं, ठीक है, एक्सेलरेशन का पता नहीं। हाँ देखते हैं, अभी x इज इक्वल टू टी क्यू बाई 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे कैसे काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो फोर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेगा फोर्स, तो वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी निकालना होगा सबसे पहले, तो इसको वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, dx बाई dt करके एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। देखो हम लोग को पता है कि डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी निकलता है, एंड वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या, एक्सेलरेशन निकलता है, राइट। सो dx बाई dt करो तो यहाँ पे tq का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर अपॉन 3, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा t स्क्वायर, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आ गया। अब देखो वेलोसिटी भी जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, तो जब वेलोसिटी पे टाइम पे डिपेंडेंट है इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ, है ना। तो जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा तो अब आगे काम कैसे करेंगे, तो एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2t। नाउ अब यहां से हम लोग फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो फोर्स बराबर कितना हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है 2t, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2t, फोर्स हो गया आपका 2t, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब अगर वर्क डन निकालना हो तो क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स, है ना, एफ डॉट डी एक्स, है ना। तो चलो एफ डॉट डी एक्स, एफ का वैल्यू पुट करो, एफ का वैल्यू आ रहा है कितना 2t, ठीक है 2t, और यहाँ पर फिर क्या है dx, यहाँ पर f इज इक्वल टू 2t है और इधर dx है। अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जब कंफ्यूजन आता है तो हम लोग को समझना पड़ेगा एक कि देखो सबसे पहले यहाँ पर ये चेक करेंगे हम लोग को, देखो यहाँ पर करते हैं कैसे काम, या तो आप t को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या तो फिर इस x को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, x को t में या तो t को x में। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि t को x में भेजना है या फिर x को t में भेजना है ना, तो वो डिसाइड करेगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर्क डन इन 1 सेकेंड, है ना, तो वर्क डन इन 1 सेकेंड दैट मींस dt शुड बी देयर, dt यहाँ पे रहेगा, है ना, टाइम रहना चाहिए, मतलब 0 से लेकर के 1 सेकंड तक आपको वर्क डन में, 0 से 1 सेकंड के बीच में वर्क डन निकालना है। तो फिर हम लोग को dx को कन्वर्ट करना पड़ेगा dt में। अब वो पार्ट कैसे करेंगे, देखो स्मूथली कर सकते हैं इस पार्ट को, कैसे करेंगे यहाँ पर समझते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या है दिया हुआ, एफ डी एक्स, है ना। अब एक काम करते, एफ इंटू डी एक्स बाई डी टी करते हैं और डी टी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर अगर ऐसे काम करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ वी डी टी, राइट। अब एफ वी डी टी हो गया तो देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आराम से हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ का वैल्यू क्या है 2t, राइट, v का वैल्यू क्या है तो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर पुट कर लिए, dt यहाँ पर पुट कर लिए। अब आपको t इक्वल टू 0 से लेकर के 1 तक आपको बस इंटीग्रेट करना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा 2tq dt, 0 to 1। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, 2t का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा 2/4, दैट इज 0.5 जूल। तो ये तब की कहानी है, ठीक है, ये तब की कहानी है जब टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। अब देखो थोड़ा सा हम अलग करते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर भी उसी तरीके का क्वेश्चन होगा लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ और ही पूछ रहा होगा, है ना। तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे देखो अगर मान लिया जाए क्वेश्चन पूछ रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास कितना 2 kg मास है, राइट, 2 kg मास है, इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत में क्या है रेस्ट में, कहां पर एट x इक्वल टू 0, ठीक। अब इट इज पुल्ड बाय, इट इज पुल्ड बाय फोर्स, फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है F इज इक्वल टू 2t, ठीक है, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5,
राइट, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। अब देखो यहां पर कैसे वर्क डन निकालेंगे, सब कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अंतर हो गया और थोड़ा सा अंतर की वजह से बहुत अंतर आएगा, देखते हैं। सो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास सेम है, एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल फोर्स। अब यहाँ पर 2t तो आप पुट कर दोगे ऐसे dx। अब x का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज करोगे, 0 से लेकर के 5 तक, राइट। हाँ, तो 0 से लेकर के 5 तक अगर आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि हम लोगों को करना क्या, क्यों कंफ्यूजन आ रहा है। देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 5 में, अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन तो बहुत पढ़े होंगे लेकिन इस तरह का तो इंटीग्रेशन कहीं नहीं पढ़े कि यहाँ पर वेरिएबल कुछ और है, यहाँ पे वेरिएबल कुछ और है। ऑब्वियसली हम लोग को कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, या तो इस t को x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इस x को t के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि x को t में कन्वर्ट करना है, t को x में कन्वर्ट करेगा, तो वो डिसाइड करेगा कि फोर्स का जो मूवमेंट, बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ, एक किसके लिमिट में दिया, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 में, राइट। दैट मींस dx विल बी देयर, आपको t को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इस t को इन द फॉर्म ऑफ x, इन फॉर्म ऑफ x कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चलिए और x को आप t को x के फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए। तो फिर ये काम कैसे करेंगे वो इधर हम लोग देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। सबसे पहले फोर्स इज इक्वल टू 2t, आराम से लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब उसके बाद x के फॉर्म में और t का कनेक्शन निकालना है, तो आपको करना क्या होगा, देखो फोर्स से हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी से निकालेंगे x, और x और t में रिलेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। इतना स्टेप करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, फोर्स डिवाइडेड बाय m, राइट। सो 2t डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू t। सो एक्सेलरेशन इन दिस केस इज t, राइट। नाउ यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं आप बताओ, dv अपॉन dt, राइट, दैट विल बी इक्वल टू t, है ना। तो अब आगे बढ़ाओ इसको, तो dv इज इक्वल टू t dt, इसको इंटीग्रेट करा तो यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना आएगा, t स्क्वायर अपॉन 2, है ना। अब इस एक स्टेप और आपको बढ़ना पड़ेगा, अब इस v को आपको क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन 2, right, and then dx will be equal to t square upon 2 dt, है ना। तो अब यहाँ पर dx is equal to t square upon t dt, अब इधर इंटीग्रेट कर ले, है ना। तो x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना लाएंगे, x आएगा, dx को इंटीग्रेट करने पे x, इधर कितना आएगा देखो, तो t स्क्वायर 1/2 तो बाहर रहेगा, एंड t स्क्वायर का कितना आएगा, t क्यूब अपॉन 3, राइट। सो यहाँ से एक रिलेशन आया क्या, कि 6x इज इक्वल टू टी क्यूब, ठीक है। सो t बराबर क्या आ जाएगा, 6x का पावर 1/3, है ना, 6x का पावर 1/3। तो देखो यहाँ पर हम फाइनली सक्सीड हो गए क्या, कि t के जगह t का वैल्यू x के फॉर्म में लिखने में, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू 0 to 5 तो लिखेंगे, एट सेम टाइम 2 बाहर रहेगा, एंड t के जगह पे आप ये चीज पुट कर सकते हो dx, राइट। तो 2 into 6 का पावर 1/3, 0 to 5 x का पावर 1/3 dx। अब इसके आगे इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, आप इसको सॉल्व कर लो, 1/3 प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा 4/3, 0 to 5, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते चले जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। 2 into 6 का पावर 1/3 इंटू ऊपर में रहेगा 3, नीचे में रहेगा 4, और यहाँ पे 5 का पावर 4/3, राइट, जूल में आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर लेना, है ना। चलो अब कभी कभी सिचुएशन और थोड़ा अलग दे दे, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह से, ठीक है ना। लाइक अभी xt vt तो हटाओ, अब अगर सिचुएशन ऐसा हो कि अ बॉडी ऑफ मास, अ बॉडी ऑफ मास कितना दे दिया, 0.5 kg दे दिया जाए, ठीक है। अब ये ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विथ v इज इक्वल टू दे दिया आपका 2x, 2x दे दिया, मान लो 2x सिंपल, ठीक है।
अब आपसे पूछेगा फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन कहां से कहां तक, ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हम चीजों को कैसे डील करेंगे वो समझते हैं। हाँ तो देखो ना, यहाँ पर हम लोग को अब करना क्या है, 2x, एक काम करते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर ले लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, 2x स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर वर्क डन निकालना है, कैसे निकालेंगे वर्क डन, कैसे निकालेंगे वर्क डन, थोड़ा सोचने दो सोचने दो सोचने दो। हाँ सोचना क्या है, सोचना क्या है, जब हम लोग को इतना पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है, तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स, राइट। तो फिर और यहाँ पर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 आपको इंटीग्रेट करना है, बट यहाँ पर फोर्स का पता नहीं है, फोर्स कितना है नहीं पता है, तो वो हम अभी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर जब वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन x है, तो वैसे सिचुएशन में आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, उससे मास मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इन दैट वे ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, तभी आप फोर्स का वैल्यू निकाल पाओगे, राइट। सो अभी हम लोग करेंगे क्या, तो फोर्स इज इक्वल टू, देखो एक तो होता है फॉर्मूला dv बाई dt इंटू m, है ना, लेकिन अगर यहाँ पर टाइम पे डिपेंडेंट ना हो वेलोसिटी, यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट होता है वेलोसिटी, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, v dv अपॉन dx इनटू m। सो अभी हम लोग को यही करने का जरूरत है, राइट, कि इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट किया जाए। तो जब v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, इस तरीके से काम करेंगे, 2 इंटू 2x, राइट। यहां तक आप लोग कर लिए। अब उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है, v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, है ना। तो देखो v का वैल्यू कितना है, तो 2x स्क्वायर रख दो। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है ये 4x, तो 4x से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो कितना आ गया 8x क्यूब, तो ये है आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू, है ना। तो जब ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है तो फोर्स बराबर कितना होगा, तो 0.5 इसका मास था इंटू एक्स क्यूब, दैट मीन्स कितना हो गया 4x क्यूब। 4x क्यूब किस चीज का वैल्यू है, तो फोर्स का वैल्यू है ना। तो यहाँ पर वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा 0 टू 2 और 4x क्यूब dx, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x क्यूब dx, 0 टू 2, राइट। अब यहाँ पर इसको x4 अपॉन 4 कर लिया, 0 टू 2, तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 जूल, राइट। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। हाँ देखो अगर फोर्स इस तरीके का रहेगा तो यहाँ पर परेशानी बढ़ जाता है बच्चों का। क्यों बढ़ जाता है कि देखो आई कैप है तो यहाँ पर x है तो x dx करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर y भी आ गया और j कैप के साथ x आ गया, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि करेंगे कैसे इस चीज को। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको समझ सिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, है ना। ऑन अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम origin, ठीक है, मूविंग फ्रॉम origin टू कहां तक जा रहा है 4,2,0, ये भी मीटर में रहेगा, ठीक है। अब along पाथ, कौन सा पाथ है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, इस रास्ते से होकर के जा रहा है। अब ये जो है इसका वर्क डन है वो कितना है 10 n जूल है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, n का वैल्यू आप खुद निकालो, निकाल के बताओ, ठीक है। चलो तो अब ऐसे सिचुएशन में करना कैसे है अप्रोच वो देखते हैं। सो देखते हैं आगे। तो सिंपल है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, सिंपली एफ डॉट डी आर करेंगे, एफ डॉट डी आर, राइट। अब यहाँ पर एफ क्या है आपका, तो 2 इंटू एक्स प्लस 4y और यहाँ पर आई, सॉरी आई कैप हो गया एंड 8x j कैप एंड दिस वन विल बी, अब इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे किसे, dx i कैप और dy
जे कैप, ठीक है। अब यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ऑरिजिन से जा रहा है कहाँ तक, यहाँ तक, तो 0,0 से 4,2 तक हम लोग लेके जा रहे हैं चीजों को, ठीक है। चलो सिंपल स्टेप, पहला स्टेप तो सिंपल रहेगा, कैसे, आप dx को i वाले के साथ, j वाले को j के साथ मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो 2x प्लस 4y इंटू डी, है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 8x को dy के साथ, इसका j कैप को j के साथ ऐसे कर लिया। अब इसका एक नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा आगे, तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो क्या आ रहा है देखो, 2x dx प्लस 4 इंटू टू दैट इज 8, राइट। सो यहाँ पर 8 लिख लिया हम लोगों ने, 8। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, y dx प्लस 8x dy, ठीक, ये है पूरा कहानी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा लक सपोर्ट कर दिया। लक कैसे सपोर्ट किया देखो बताते हैं, ये x dx हो गया, और इधर की जो कहानी है ना, ये देखो क्या है, ये है आपका x dy प्लस y dx, ठीक है। अब ये चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये इसलिए अभी याद रखना पड़ेगा क्योंकि आप अभी 12th क्लास में नहीं हो, अभी आप 11th क्लास में हो। 11th क्लास में नहीं, 12th क्लास में मैथ्स में पढ़ना रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में ये चीज पढ़ाया जाता है कि dxy इज इक्वल टू क्या होता है, x dy प्लस y dx, ठीक है। तो ये चीज अभी बस केवल इतना ही नॉलेज रखेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। तो जहां कहीं भी आपको ये एक्सप्रेशन दिखे, x dy और y dx, समझ रहे हो, मतलब x को छोड़ा और y को डिफरेंशिएट किया हुआ है, y को छोड़ा x को डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है ना। तो फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 2x dx प्लस आगे क्या लिखेंगे बताओ, dxy, ऐसे, ठीक है। चलो अब जब यहां तक हो गया, आगे हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, x का वैल्यू 0 से 4 चेंज हो रहा है, x का वैल्यू 0 से 4, एंड xy यहाँ पर dxy है, तो यहाँ पर पूरा आपको 0,0 और 4,2 लिखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे यहाँ पर, तो 2, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, x dx का क्या रिजल्ट हुआ, x स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 4, इधर कितना होगा, तो देखो dxy है ना, तो dxy का इंटीग्रेशन हो जाता है क्या, xy ही हो जाता है, और यहाँ पर क्या होगा आपका 0,0 और 4,2, राइट। इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, ये 2 and 2 दिस विल बोथ विल बी कैंसिल आउट, है ना। तो अब यहाँ पर रिजल्ट आएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू यहाँ पर पहले x पुट करो, कितना है 4 इंटू y कितना है 2 माइनस 0, कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 इंटू 8 कितना 64, राइट। सो फिर 80 जूल आंसर आएगा। अब यहाँ पर 80 जूल को आप किससे इक्वेट करना है, 10 n से, तो n विल बी इक्वल टू 8 आपको आंसर आएगा, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग को अप्रोच करना होगा अगर क्वेश्चन में। सर हाँ, तो अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया, अब थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर उस तरह का जनरल, अभी तो जैसे ये फॉर्मूला लग गया, ठीक है, लेकिन अगर जनरल सिचुएशन हो तो क्या करेंगे, जैसे आपको ऐसा ऐसा दे दिया, अगर मान लिया फोर्स इज इक्वल टू दे दिया x प्लस वाई आई कैप, और यहाँ पे 2x जे कैप दे दिया, ठीक है। और आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाना हो, अगर मान लिया जाए यहाँ पर जैसे आई जे में ही है तो 0,0 से लेकर के कहाँ तक जाना है, 4,2 तक जाना है। अब ये यहाँ पर 4,2 तक जो लाइन जाना है, अब यहाँ पर कोई इक्वेशन ऐसा हो, एक काम करते 4,2 तक छोड़ो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x2 और 2 का स्क्वायर, ये परफेक्ट हो गया। मतलब यहाँ से आपको यहाँ तक ले जाना है, और किस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए, लाइक अगर ग्राफ ऐसा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है ना, है ना, तो आपको बॉडी को यहाँ से उठा करके यहाँ तक ले जाना, और वो इस रास्ते से होते हुए, और फोर्स कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में वर्क डन आपसे निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर वर्क डन निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग, एफ डॉट डी एक्स, सॉरी सॉरी, यहाँ पर dx नहीं लिखेंगे, यहाँ पर dr लिखेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर काम कैसे करेंगे, तो इस तरीके से x प्लस वाई आई कैप प्लस 2x जे कैप, ठीक है, और फिर यहाँ पर dx आई कैप प्लस dy जे कैप, इस तरीके से करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में कैसे डील करना है देखो। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, ऐसे x प्लस वाई को मतलब i का i के साथ और j को j के साथ, तो यहाँ पर ऐसे 2x dy है ना, ऐसे कर लिया। अब देखो कंफ्यूजन यहाँ पर दिक्कत ये आ रहा है कि यहाँ पर dx है, तो x को कहाँ से कहाँ तक चेंज कराना है, 0 से कहाँ तक, 0 से x को 2 तक, तो 0 से 2 तक, और y को कहाँ से 0 to 4 तक। अब यहाँ पर जो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका अब यूज होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये चीज का यूज होगा। अब कैसे यूज होगा वो बताते हैं। तो देखो यहाँ जब आप dx के फॉर्म में इंटीग्रेट कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो y है ना इसको बदलना पड़ेगा। यहाँ पर dy के फॉर्म में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x को बदलना पड़ेगा। तो अब वो चीज कैसे करेंगे, तो जहां पर y है, आपको यहाँ पर y है, इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो y इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना। तो ये एक्सप्रेशन जो हो गया वो कैसा हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर dx चेंजिंग फ्रॉम 0 to 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर 2 और x के जगह पे रूट क्या लिखेंगे, यहाँ पे रूट y dy, राइट, और यहाँ पर 0 to 4। अब ये चीज आसान हो गया आपके लिए, है ना, x में इधर y में इधर। अब ये तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, आप कुछ सॉल्व करके आंसर तक आराम से आप पहुंच सकते हो, ठीक है ना। तो प्रोसेस में इनिशियल में कैसे क्रैक किया जाता है उसको सीखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके। इससे एक बार IIT जेईई में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है ना। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, अल्टीमेट डिफिकल्ट लग रहा है कि यहाँ से पार्टिकल को उठा करके यहाँ तक पहले ले जाना, फिर यहाँ तक ले जाना, फिर यहाँ तक ले जाना। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड फोर्स लग रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड फोर्स लग रहा है, अब उसमें भी पार्टिकल को मूव करा करके सी पोजीशन तक ले जाना है, तो वर्क डन कितना होगा। तो देखो देखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब अप्रोच करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखो करते कैसे, तो यहाँ पर जब नेट वर्क डन निकालना होगा तो नेट वर्क डन अलोंग यहाँ पे एफ डॉट डी आर करना पड़ेगा। तो एफ डॉट डी आर कहाँ से चलना है हम लोग को, ओ से ए से बी और बी से सी तक जाना है। अब क्या है ना कि देखो यहाँ से यहाँ तक रास्ता स्ट्रेट लाइन का है, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन का, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि इस पूरे ओ ए बी सी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला जो होगा वो ओ ए एफ डॉट डी आर, ठीक है, एक स्टेप में से। फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ डॉट डी आर कौन से, ए से बी तक जाने में, और फिर बी से सी तक जाने में एफ डॉट डी आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो अब हम लोग इन सारे स्टेप्स में इन सारे का वैल्यू निकालेंगे और वही रिजल्ट आ जाएगा नेट वर्क डन का। चलो तो सबसे पहले अभी हम लोग निकालेंगे वर्क डन इन ट्रांसवर्सिंग, मतलब ट्रैवलिंग फ्रॉम पार्टिकल कहाँ से कहाँ, 0 से ओ से लेकर के ए तक आने में वर्क डन निकालना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना है, 2xyz आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई के कैप, है ना। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, dx आई कैप dy जे कैप और dz के कैप, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग अप्रोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब तुम देखो ये जो लाइन OA है, ठीक है, यहाँ पर समझना इस बात को है कि OA जो है, OA कहाँ है, लाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जब O से A तक जब आप मूव कर रहे हो तो देर इज नो चेंज इन, मतलब चेंज इन Y और चेंज इन Z, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब आप मूव करते हो तो एक्स ही बदलता है, वाई और जेड जो होता है वो कितना होता है, 0। सो यहाँ पर डी वाई और डी जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी वाई और डी जेड 0 हो गया तो ये भी 0 और ये भी 0, हमारा काम और आसान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका स्टेप्स लिखते हैं। तो 2xyz, ठीक है, और फिर ये मल्टीप्लाई में होगा dx, करेक्ट, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पर
कॉमा कौन कौन सा 0 0 0 से आप लोगों को कहाँ ले जाना है 2 0 0 से। अब देखो इसको अब देखो जब भी इस तरह का सिचुएशन आए, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल और z भी वेरिएबल है, लेकिन आपको इंटीग्रेशन किसके टर्म में करना है, x के टर्म में इंटीग्रेशन करना है, राइट। यहाँ पर x के टर्म में इंटीग्रेट करना है। तो जब भी आपको x के टर्म में इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, ठीक है, यहां पर इंटीग्रेट करेंगे किसकी, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किससे, x, और कीपिंग क्या, y एंड z क्या है, कांस्टेंट है। अब y बराबर कितना है, वो भी 0, z बराबर वो भी 0, कांस्टेंट है लेकिन उसका वैल्यू कितना है, 0 0। सो हमारे लिए और काम आसान। क्यों काम आसान, तो 2x लिखो, y का वैल्यू भी लिखो और z का वैल्यू भी लिखो और उसके बाद dx करो, कितना आंसर आएगा, एक बहुत प्यारा सा 0 आएगा, ठीक है। तो लो ये पार्ट तो तुम्हारा खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये ए बी की बात करते हैं, ए बी पे हम लोग चलते हैं। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। सो नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायग्राम तो आपके सामने अभी है नहीं, चलो फिर से हम थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पर दिखा देते, एक सेकंड, समझने में ज्यादा आसान होगा आप लोग को, थोड़ा सा डायग्राम ऐसे दिखाई देते हैं। देखो ए था आपका यहाँ पर, ओ था यहाँ पर, ए जो पॉइंट है वो कौन सा था, 2,0,0 है ना, और ये जो है बी जो पॉइंट है यहाँ पर है, बी कौन सा है पॉइंट, 2,1,0, राइट। और उसके बाद ये यहाँ तक जा रहा है और यहाँ पर कौन सा है 2,1,2, राइट। नाउ एंड फोर्स की वैल्यू भी हम यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं, 2xyz i कैप प्लस x स्क्वायर y j कैप प्लस x, एक सेकंड गड़बड़ हो गया लगता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ज्यादा नहीं गड़बड़ हुआ, x स्क्वायर z था j कैप और x स्क्वायर y k कैप था, ठीक है। तो ये है आपका न्यूटन, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स। नाउ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी में आप लोग क्या करोगे, देखो थोड़ा सा आराम से पेशेंट होकर के काम करते हैं। ए से बी, ठीक, एफ डॉट डी आर करते हैं, सिंपल है ना। अब इसको आगे बढ़ाओ, फोर्स का एक्सप्रेशन पूरा लिखो, 2xyz i कैप, फिर से एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई के कैप, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। इसका बाद डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ओके। तो देखो जब ए से बी तक आप जा रहे हो, ए से बी तक जा रहे हो, तो x एंड z जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी में क्या है, x और z कांस्टेंट है, और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 2 और z का वैल्यू क्या है 0। तो फिर जहां जहां 0 आपको दिख रहा है सारे जगह पे आप पुट कर दो, पुटिंग z equal to 0 in the expression of f, expression of f। तो देखो यहाँ पर भी z दिख रहा है, यहाँ पर भी z दिख रहा है, यहाँ पर z नहीं दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं। तो सबसे पहले बात कि जैसे आप z पुट करोगे यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज तो ये है, दूसरा चीज हम लोग को ये समझना है कि जब ए से बी तक आप जा रहे हो, ठीक है, तो इन दिस केस क्या, नो मूवमेंट अलोंग, नो मूवमेंट हो रहा है क्या, मूवमेंट किस किस के अलोंग नहीं हो रहा है, अलोंग कहाँ कहाँ, एक्स एंड जेड एक्सिस, ठीक है। जैसे ये मूव कर रहा है कहाँ, वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब यहाँ पर क्या चेंज हुआ, केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, ना एक्स चेंज हुआ ना जेड चेंज हुआ, दैट मीन्स कि dx और dz दोनों का दोनों 0। जब dx और dz भी 0, तो फिर इसको भी कर दो तुम 0 और इसको भी कर दो तुम 0, तो कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है।
जो बचा वो हम तुमको दिखाते हैं। जब ये सारे चारों चीज जीरो हो गए तो अब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज क्या बचेगा, फोर्स वाले पार्ट में बचेगा आपसे एक्स स्क्वायर वाई, राइट, और वो भी किस में है, के कैप में। एक सेकंड रुक जाओ आराम से, के कैप में है। और इधर क्या बच रहा है, डी वाई जे कैप में। बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, क्योंकि ये के कैप और डॉट जे कैप जो बचा था इन सारे चीजों से, वो यहाँ डॉट प्रोडक्ट में जीरो हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो गया, जीरो। तो देखो यहां से तुम यहां तक पहुंच गए और वर्क डन अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। हाँ, फिर से डायग्राम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड तो लगता है डायग्राम बनाने में, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक जो लाने में पार्टिकल को कितना है, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट 2,0,0, राइट, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक ले गए इसको 2,1,0 एंड दिस पॉइंट विल बी 2,1,2, है ना। अब यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे। तो यहाँ पर जब वर्क डन आपको निकालना पड़ेगा, सबसे पहले फोर्स लिख लो दोबारा से, 2xyz आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई के कैप। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी आर करना पड़ेगा, वो भी किसके अलोंग, ये है आपका बी पॉइंट, ये है आपका सी पॉइंट, है ना। तो देखो अलोंग बीसी की अगर हम बात करेंगे, अलोंग बीसी की अलोंग बात करेंगे, तो ना x और y डज नॉट चेंज, ठीक है, नहीं चेंज हुआ ना। देखो ये भी 2 था, यहाँ भी 2 है, x और सो यहाँ पर सिंपल dx और dy जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो काम हटाओ ना, इतना काम करने का जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा जो के कैप में है वो यहाँ पर पुट करो, एक्स स्क्वायर वाई के कैप, ठीक है, और डॉट डी जेड के कैप करो, सीधा सीधा। अब देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ से पॉइंट हम लोग को लाना है, 2,1,0 से कहाँ तक जाना है, 2,1,2 तक जाना है। अब देखो यहाँ पे हम dz के फॉर्म में इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई डी जेड, ठीक है। अब यहाँ पर 2,1,0 है और ऊपर में क्या है, 2,1,2 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनो, अब हम जेड के फॉर्म में इंटीग्रेट करने वाले, तो एक्स और वाई तो कांस्टेंट है, तो एक्स और वाई का वैल्यू पुट करो सीधा सीधा। तो पुटिंग कितना, x बराबर 2 एंड y बराबर 1, वी गेट, क्या वी गेट, तो देखो यहाँ पर वी गेट x का वैल्यू 2 तो 4 और y की जगह 1 तो छोड़ दो dz, और z का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो 0 से लेकर के 2 तक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 0 से 2, 4 into 2 दैट इज 8 जूल आंसर। तो देखो सारा कुछ समझ आ गया, इतना तो इजी था, राइट। हाँ तो देखेंगे एक क्वेश्चन और हम कवर करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर ये ऐसा सरफेस है कि यहाँ पर म्यू का वैल्यू कांस्टेंट ना हो, म्यू का वैल्यू क्या है, जैसे ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरा सरफेस एकदम यूनिफॉर्म हो। शुरुआत में मान लो कि सरफेस एकदम स्मूथ रहा हो, जैसे जैसे नीचे जा रहा है सरफेस रफ होता चला जा रहा है, तो म्यू का वैल्यू इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे वर्क डन निकालना पड़े तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, सिंपल फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा होता है, राइट। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर में लगेगा वो किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, और एक फोर्स तो इसको इधर लग ही रहा है एम जी साइन थीटा, राइट। सो अभी क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर म्यू का वैल्यू आप पुट करो 0.01 और एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस थीटा सब कुछ तो है, साथ में एक्स रहेगा, ये हो गया। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, राइट, एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ब्लॉक का वो किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर माइनस और फिर फोर्स इंटू dx कर लो, ठीक है। तो 0.001 mg cos थीटा, और फिर आप x dx इंटीग्रेट करके x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज करोगे, 0 से लेकर के 10 तक, और यहाँ से आप आंसर ले आओगे। तो चलो ये सब चीजें तो हो गई। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे,
और वो है एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वेरिएबल फोर्स का, ठीक है ना, जो कि आप लोग न्यूटन्स लॉ में भी उसका इंट्रोडक्शन आप लोग देख चुके हो, और वो कोई और नहीं स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। तो एक्चुअल में देखा जाए अगर, तो एक स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना, देखो जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक, अब इस ब्लॉक पे आप ब्लॉक को, ये अरेंजमेंट है ना, और यहाँ पर स्प्रिंग इस तरीके से अटैच्ड, ठीक। अब यहाँ पर वैसे ये अगर जब नेचुरल लेंथ में होगा, मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड टू नेचुरल लेंथ, राइट। तो जब ये अपने नेचुरल लेंथ में होगा तो इसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब अगर हम इस ब्लॉक को खींच करके x से डिस्प्लेस करके ब्लॉक को हम कहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर ले आते हैं तो यहाँ पर आप जब होल्ड करके रखोगे तो फोर्स एक्सपीरियंस होता रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर फोर्स आपको लग रहा होगा, ठीक है, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है ना। और वो फोर्स कौन लगा रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। या फिर अगर इसको कंप्रेस भी कर लोगे, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर कंप्रेस भी कर लोगे कितने से, अगर x अमाउंट से अगर कंप्रेस भी कर लोगे, ठीक है, यहाँ पर ये सिचुएशन क्या हो गया, आपका इलोंगेशन का सिचुएशन हो गया, है ना, ये इलोंगेशन का सिचुएशन हो गया। और ये जो सिचुएशन है वो क्या है, कॉम्प्रेशन का है, मतलब स्प्रिंग को हम प्रेस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्रेशन, ये इलोंगेशन। तो देखो एक चीज ऑब्जर्व किया गया कि जब आप इसको खींच रहे होते हो, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ, है ना, और जब आप इसको कंप्रेस कर रहे होते तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होता था, पीछे की तरफ लग रहा हो रहा था। तो यहाँ से ये चीज हम लोग को समझ में आया था कि अगर आप आगे खींच रहे हो तो फोर्स लग रहा है पीछे, और जब आप पीछे खींच रहे हो मतलब ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो स्प्रिंग फोर्स किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक तो ऑब्जर्वेशन ये रहा, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि जितना ज्यादा आप खींच रहे हो स्प्रिंग को, उतना ही ज्यादा स्प्रिंग अपना फोर्स लगा रहा है। तो ये चीज आप लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कि यहाँ पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। और फिर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके हम एक के कांस्टेंट पुट किए थे, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर एक्स इज इलोंगेशन, ठीक है, इलोंगेशन या फिर कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग, कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। तो ये चीज होता है ना। अब ये फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स है। और फिर ये के क्या है, तो ये क्या है, के है स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। तो स्प्रिंग कांस्टेंट किस किस चीज पर डिपेंड करता था, तो डिपेंड्स ऑन किस पे, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल शेप, साइज एंड मटेरियल, वो किस मटेरियल का बना हुआ, मटेरियल विथ विच इट इज मेड, विथ विच इट इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, है ना। जैसे आप लोग देखोगे तो कार का जो स्प्रिंग होगा वो अच्छा खासा, कार का स्प्रिंग और आपके पेन में भी एक स्प्रिंग आता है, ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है, दोनों पे समान फोर्स लगा करके सामान्य इलोंगेशन, सेम इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन आप गेन नहीं कर सकते हो, राइट। तो वो सब चीजें था। अब यहाँ पर बात को समझना है, ठीक है। अब क्योंकि ये फोर्स जो है के एक्स है, ठीक है, यहाँ पर ये जो फोर्स है वो क्या है, के एक्स है, ठीक। यहाँ पर मान लिया x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक जा रहा है, ओके। हाँ, अब ये जो फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, तो ये डिपेंडेंट ऑन x है, डिपेंडेंट ऑन x है। तो क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट ऑन x है, तो ऐसे सिचुएशन में जो वर्क डन निकालोगे वो कैसे निकालोगे, तो f डॉट dx करके निकालोगे, और कोई उपाय है नहीं। अब जब ऐसा सिचुएशन होगा तो फिर करना पड़ेगा सारा काम। तो देखो ये चीज हम लोग को समझ में आ रहा है कि ड्यूरिंग इलोंगेशन, ड्यूरिंग इलोंगेशन की बात कर रहे हैं, मतलब जब आप स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हो, राइट,
मतलब अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है और इसको इलोंगेट करके आप यहाँ पर ऐसे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि जैसे अगर यहाँ पर जब आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा तो क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू a तक अगर मान लो इलोंगेट करना, तो क्या करते हैं हम लोग, न यहाँ पर न यहाँ पर, बीच में किसी पोजीशन पे अभी ब्लॉक मान लेते यहाँ पर है, ठीक है। अभी x इक्वल टू a पूरा कंप्लीट इलोंगेशन नहीं हुआ है, अभी आधा कुछ इलोंगेशन हुआ है, कितना x इलोंगेशन हुआ है, ठीक है। अब अगर इस x इलोंगेशन हुआ है, ठीक है ना, तो x इलोंगेशन अगर हुआ है तो उस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, F स्प्रिंग जो हो गया वो क्या लग रहा होगा, kx इधर लग रहा है। आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो इधर, राइट, आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो dx इधर और स्प्रिंग फोर्स लगा रहे हो आप, लग रहा है इधर। तो वर्क यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो 180 डिग्री है। तो ऐसे सिचुएशन में cos 180 कितना होता है, तो cos 180 होता है -1। तो फिर वर्क डन जो होगा, है ना, जिसका इंटीग्रेशन आप करके फाइनल वर्क डन निकालोगे, वो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -kx into dx, एंड वेयर x इज चेंजिंग फ्रॉम x टू लेट्स से कैपिटल X या फिर कैपिटल A, कुछ इस तरीके से रख दोगे, ठीक है। तो चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो माइनस के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये WSP क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स के ड्यू टू जो वर्क डन हो गया, क्या हो गया, -kx² 2, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 0 से लेकर के x तक कर रहे हैं, ठीक है, अगर वही इन इलोंगेशन फ्रॉम x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2 तक करेंगे, तो वैसे सिचुएशन में वर्क डन क्या हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप 0 और x पुट किए थे, तो अपर लिमिट पुट किए, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट किए, तो यहाँ पर जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा वो सिंपल आप -k/2 ऐसे लिख लो, ठीक है ना, और सिंपली यहाँ पर x2² -x1², ये हो जाएगा आपका वर्क डन। परफेक्ट। नाउ चलो, तो अभी यहाँ पर ये आया कि इलोंगेशन में जो वर्क डन आया है, इलोंगेशन में जो वर्क डन आया वो कितना है, -kx²/2। परफेक्ट। अब ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन की बात भी कर लेते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन की बात कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या इस सिचुएशन में वर्क डन कुछ चेंज हो रहा होगा या फिर सेम है, ठीक है ना। तो देखो, जैसे अगर मान लिया जाए अभी स्ट्रिंग, ये ब्लॉक जो है यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में, अब इसको आप जब इलोंगेट करके कॉम्प्रेस करके यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है, ये है आपका x इक्वल टू 0 और ये है आपका x इक्वल टू फिर से a या कैपिटल X, कुछ ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ब्लॉक जो है इसके फिर से बीच में रखोगे, ठीक है, और यहाँ पर x, तो देखो यहाँ पर जब आप कॉम्प्रेस कर रहे होगे, दैट मींस आप फर्दर इसमें dx डिस्प्लेसमेंट लाने वाले हो इधर, और फोर्स जो रहेगा, स्प्रिंग फोर्स क्या है कि मतलब वो अपने नेचुरल स्टेट को जब लूज करना होता है, लूज कर रहा होता है, ठीक है ना, तो वो नेचुरल स्टेट को पाने की कोशिश करता है, तो फोर्स जो है वो फिर से मीन पोजीशन, मतलब वो नेचुरल स्टेट, मतलब जिस डायरेक्शन में है, मतलब इधर कंप्रेस किए तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा, ठीक। तो फिर से यहाँ पर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो फिर से यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, -kx dx होगा, और इंटीग्रेट करोगे आप फिर से 0 to x, राइट, यहाँ से भी -kx²/2 रिजल्ट आएगा, राइट। और तो यहाँ पर ये बात समझ में आ रहा है कि या तो ड्यूरिंग इलोंगेशन एंड compression both जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है वो क्या आ रहा है, -12kx²। तो फिर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कभी पॉजिटिव भी हो, ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैन बी पॉजिटिव आल्सो, यस इट कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। तो कब होगा पॉजिटिव वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना, वर्क डन कैन बी
पॉजिटिव ऑल्सो, कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। कब होगा ये पॉजिटिव वो देखते हैं। देखो यहां पर ये है इस तरीके का सिचुएशन। अब ये जो स्प्रिंग है ना उसको इलोंगेट किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये इसका x इक्वल टू 0 था और ये x इक्वल टू x पर ऑलरेडी था, ठीक है। ऑलरेडी ये इलोंगेटेड सिचुएशन में है, ठीक है। ये ऑलरेडी इलोंगेटेड सिचुएशन में है ना। अब इस इलोंगेशन को आपको क्या करना है, इसको यहां से इसको छोड़ना है और यहां से ये चल करके जब यहां तक पहुंचेगा तो वर्क डन क्या होगा ये देखते हैं। तो जब यहाँ पर वापस आ रहा होगा तो देखो, जब मान लो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तुम आप लोग यहाँ पर जब इस ब्लॉक को यहाँ पर छोड़ोगे, इस ब्लॉक को जब आप छोड़ोगे तो जब यहाँ पर आएगा तो इस पे स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स भी इधर लग रहा होगा और ये डिस्प्लेस भी क्या हो रहा है, इधर कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, kx dx हो जाएगा और फिर इंटीग्रेट करोगे 0 टू x, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा आपका कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है, अब वैसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो अब उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन इतना समझ में आ गया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो ऑब्वियस सी बात है वर्क डन को पॉजिटिव होना होगा, ठीक है। तो देखो बात दरअसल ये है कि अगर इसको कंप्रेस भी कर लिया, ठीक है, और कंप्रेस करके भी इसको जब छोड़ोगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में वर्क डन पॉजिटिव। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि जब भी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को गेन करेगा, नेचुरल स्टेट को गेन करने की कोशिश कर रहा होगा, तो वैसे सिचुएशन मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सच दैट कि वो अपने नेचुरल लेंथ को गेन कर रहा है, तब जो होगा वर्क डन वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व लिख लेते हैं, इसको नोट करके। क्या नोट करके लिखेंगे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, इन रीगेनिंग इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन हम ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे अगर मान लो यहाँ पर अगर ये अरेंजमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लॉक क्या है कि ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये है आपका अरेंजमेंट, ठीक है ना। अभी ब्लॉक शुरुआत में यहाँ पर है, ठीक है, और इसको यहाँ तक जाना है। ये पोजीशन है x इक्वल टू 0, ठीक, और ये है पोजीशन आपका x इक्वल टू -10 और ये पोजीशन है x इक्वल टू +10, ठीक। और यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट k का वैल्यू दे दिया है कुछ भी 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब इस A पोजीशन से B पोजीशन तक जाने के केस में फाइंड वर्क डन, आपको यहाँ पर वर्क डन निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखो अगर आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक अगर डील करोगे तो गलत कर जाओगे। क्यों गलत होगा वो समझो, ठीक है। क्यों गलत होगा वो समझते हैं। देखो जब यहाँ से ये कॉम्प्रेशन वाला सिचुएशन है, ये क्या सिचुएशन है, कॉम्प्रेशन वाला सिचुएशन, और ये जो है इलोंगेशन वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ से जब इधर जाएगा तो इलोंगेशन हो रहा होगा, ठीक है, और इधर जो है वो क्या है, कॉम्प्रेशन जोन है। तो जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा होगा तब जो फोर्स लगेगा क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। लेकिन जब ब्लॉक यहाँ से चल के आगे जब यहाँ पर पहुंचेगा तो उस वक्त क्या हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो मतलब x इक्वल टू 0 से लेफ्ट साइड और x इक्वल टू 0 से राइट साइड, दोनों के केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो हो जाएगा बदल जाएगा। तो इसलिए आपको अगर यहाँ पर नेट वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क, इसको हम लोग ओ लिख देते, वर्क डन फ्रॉम ए टू ओ अलग एंड वर्क डन फ्रॉम ओ टू
बी अलग, ऐसे डील करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आंसर सही कर पाओगे। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक जाने में ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वर्क डन कितना, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहां से जब यहां से जाकर के यहां तक जाने में क्या होगा, इलोंगेट हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर अब x बराबर, तो दोनों केस में क्या है, x बराबर 10 है, यहाँ पर भी x बराबर 10 है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है, तभी अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। चलो बढ़िया है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये जो चेन है उसका लेंथ कितना दिया हुआ, L दिया हुआ, इसका मास कितना है, M है, ये फ्रिक्शनलेस टेबल पे है, ठीक है। इसमें L n1 by nth of its length hanging over the edge, मतलब इस किनारे से इतना पार्ट जो है L by n पार्ट जो है वो लटक रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड वर्क डन इन पुलिंग द चेन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑब्वियसली लग ही रहा है ना। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के लगने की वजह से, मतलब एक तो फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, इस नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अब कितना वर्क डन करके इसको पूरा का पूरा चेन को ऊपर ले आना है, तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जो कुछ समझते हैं एक बार, है ना। सबसे पहले देखो यहाँ पर लेट स्मॉल m जो है हम लोग मान लेते हैं क्या, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, ये हो गया आपका मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ हो गया। चलो अब इसके बाद अब यहाँ पर लेट करेंगे, y इज द लेंथ ऑफ, y इज द लेंथ ऑफ चेन हैंगिंग, ठीक है, मान लेते क्या, y जैसे अभी तो l बाई n लटका हुआ है, लेकिन पूरे ड्यूरेशन में l बाई n लेंथ नहीं लटका हुआ रहेगा ना। अभी थोड़ा देर पहले मतलब थोड़ा सा अगर खींच लोगे तो कुछ और लेंथ, तो जब थोड़ा सा अगर लेंथ घट गया तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का चेन का जो मास है वो तो घट जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को, जैसे जैसे इसको खींचते जाओगे इधर लटका हुआ मास जो है वो कमता चला जाएगा, तो जैसे से वो कम होता चला जाएगा वेट फोर्स कम लगेगा, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग को वर्क डन धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। सो ये भी सिचुएशन जो है वो एक वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है, होगा, ठीक है ना। सो अब अगर लेट वाई मतलब ये मिड वे में, मतलब ये जो हम अभी डील कर रहे हैं वो क्या है कि इन मिड वे, ठीक है, मिड वे में ऐसा चीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है, मिड वे, ठीक है। मान लिया यहाँ पर y लेंथ है अभी, अब समझते हैं। अब अगर y लेंथ अगर लटका हुआ है, ठीक है, तो वो उसका मास क्या होगा, मास ऑफ क्या, चेन, मास ऑफ चेन ऑफ लेंथ y, ठीक है, लेंथ y उसका मास क्या होगा, तो देखो स्मॉल m क्या है, एक यूनिट लेंथ में मास, तो वो हो जाएगा, अब m लेंथ y लेंथ में कितना हो जाएगा, तो m इंटू वाई, ठीक। अब उसके वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा, फोर्स एक्टिंग, तो फोर्स एक्टिंग ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू होगा कितना, mg इंटू वाई, ठीक है। तो ये फोर्स लगेगा हर मूवमेंट में। नाउ अब हम लोग को वर्क डन निकालना है, ठीक है। ऑलरेडी देखो जब भी हम लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग वेरिएबल फोर्स में करते हैं डील, तो ना इस एक्सट्रीम और ना इस एक्सट्रीम, मतलब जब वो एक्सट्रीम मतलब सारा का सारा मास जो है ऊपर आ गया, उन दो एक्सट्रीम में नहीं चलते, बीच में चलते कि लेट से अभी वाई लेंथ ही इधर बच रहा है, अब यहाँ तक मास लटका हुआ है, अब इसके बाद अगर थोड़ा सा अगर और ऊपर डी वाई लेंथ से अगर उसको ऊपर उठाने में क्या वर्क डन लगेगा, ठीक है। अब वो छोटा सा वर्क डन निकालेंगे और फिर उस वर्क डन को यहाँ से ऊपर तक पूरा लोअर लिमिट से ऊपर अपर लिमिट तक इंटीग्रेट करना हो, ठीक है। तो वही काम अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो चलो अब हम लोग लिखेंगे वर्क डन, वर्क डन इन पुलिंग, वर्क डन इन पुलिंग dy लेंथ, ठीक है, dy लेंथ, ज्यादा नहीं, अभी हम लोग dy लेंथ ऑफ चेन, ठीक है, ऑफ चेन, कहां से कहां तक, टेबल पे, ऑन टेबल पे,
क्या वर्क डन हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, एफ डी वाई। साइन क्या रखा जाए, साइन यहाँ पर नेगेटिव होगा क्योंकि mg फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आप dy जो है ऊपर दे रहे हो, तो यहाँ पर माइनस dy, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू mg y और यहाँ पर dy विथ माइनस साइन, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप वर्क डन, अब यहाँ पर वर्क, अब कंप्लीट वर्क डन निकालना होगा, तो नेट वर्क डन अगर आपको निकालना है तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में चलो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, तो नेक्स्ट स्टेप होगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम जी वाई डी वाई, एम जी वाई डी वाई। कहाँ से कहाँ, शुरुआत में एल बाई एल लेंथ लटका हुआ था और बाद में क्या लटकाना है, जीरो लेंथ, तो फिर एम जी और वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, वाई स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ तक, एल बाई एन टू जीरो, राइट। अब यहाँ पर आप काम करोगे तो एम जी एल स्क्वायर अपॉन टू एन स्क्वायर, ये लेंथ आ जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पर स्मॉल एम की वैल्यू पुट कर लो, तो एम अपॉन एल जी एल स्क्वायर इंटू टू एन स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, एम जी इंटू एल डिवाइडेड बाई टू एन स्क्वायर, बस इतना ही, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये तो एक अप्रोच होता ही है, दूसरे अप्रोच से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए आपका लेंथ जो है वो कितना है, ऑल्टरनेट मेथड भी हम लोग देख लेते हैं, ऑल्टरनेट मेथड भी इसमें इसको आसानी से भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना था, एल बाई एन था, तो इसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, तो मास हो जाएगा आपका कितना, एम अपॉन एन, ठीक है, मास तो हो गया इतना। अब यहाँ पर वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर वेट फोर्स कितना लग रहा है, तो एम बाई एल, एम जी कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखो एक बात समझना, ठीक है ना, अभी वैसे तो सेंटर ऑफ मास हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन इतना बात तो समझ में आता है ना हम लोग को कि अगर ये एल लेंथ का अगर रॉड है, वैसे तो ये एल बाई एल लेंथ, अगर एल लेंथ का अगर रॉड है, ठीक है, कितना लेंथ का, एल लेंथ का, तो इसके बीचों बीच में इसका सेंटर ऑफ मास होगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या, कि ये जो मास है वो कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, मान लेते हैं पूरा मास जो है इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। अभी जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद हम लोग सेंटर ऑफ मास ही पढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कितने दूरी पे है, तो एल बाई एन तो था इसका टोटल लेंथ, उसका उसका आधा करोगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब जब पूरा का पूरा मास पूरा का पूरा ऊपर जब तुम उठा दोगे, मतलब सारा का सारा इस पे ऐसे ले जाओगे, तो ये जो सेंटर ऑफ मास में कितने से शिफ्ट आप ला रहे हो, तो H बराबर कितना, इतने से शिफ्ट ला रहे हो, तो यहाँ पर एम जी एच के जगह पर एम बाई एल इंटू जी तो है ही, साथ साथ एच के जगह पर क्या लिखेंगे, एल अपॉन टू एन, ठीक है, एल अपॉन टू एन। ओके, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, यहाँ पर m बाई एल नहीं होगा, यहाँ पर m बाई एन होगा, ठीक है ना। l बाई एल लेंथ में देखो, m लेंथ में l लेंथ में m मास, तो l बाई एल लेंथ में क्या, l बाई एल लेंथ में m बाई एन मास, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, क्या, ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, ठीक है, और हम लोग को लिखना ये पड़ेगा यहाँ पर n, ठीक है, n। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर, एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर आप लोग को शायद याद है ना, देखो तो यहाँ पर भी एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर। तो अब दोनों अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग अब जा करके आपका कंप्लीट हो गया फोर्स, क्या, वेरिएबल फोर्सेस के ड्यू टू जितने भी वर्क डन है वो। आप स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग सारे लोग करो, और जो डाउट होगा मेरे से नेक्स्ट मतलब असाइनमेंट का सारा क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद जो डाउट होगा वो पूछ लेंगे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे, आज का लास्ट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में आज समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट एनर्जी के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये काफी इजी है ना।
तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा सारी चीजें। ओके, हाँ तो देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। तो देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेज हो गए, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा वैसे तो फोर्स को डिवाइड करने के मतलब कभी आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि एक कांटेक्ट फोर्स होता है, दूसरा नॉन कांटेक्ट होता है, थोड़ी देर के बाद पढ़े कि वेरिएबल फोर्स होता है, कांस्टेंट। तो देखो क्या है ना कि यहाँ पर हम फोर्स को डिवाइड करते हैं तो कुछ कुछ पैरामीटर होता है, किस चीज के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट मतलब कि कुछ फोर्स को अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट में आना उसको जरूरी है, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे आप। तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव जो है, ये जो हम डिवाइड किए हैं वो बेस्ड ऑन की वर्क डन के नेचर पे, मतलब वर्क डन क्या नेचर शो कर रहा है कुछ फोर्सेज के ड्यू टू, वो उसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो इन दिस केस वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। जैसे अगर मान लिया जाए पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से चल के या तो आप इस रास्ते से जाओ या फिर आप कोई भी रास्ते से जाओ, ठीक है ना, कोई भी रास्ते से जाओ, वर्क डन जो होगा वो सारे के सारे, चाहे ए पाथ को फॉलो करो या बी पाथ को या सी पाथ को, वर्क डन जो ए के अलोंग होगा वही बी के अलोंग होगा, वही सी के अलोंग होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के जो फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा, जैसे अगर हम एम मास के बॉडी को या तो आप डायरेक्टली डिस्प्लेस करके यहाँ ले गए एच हाइट से, ठीक है ना, या तो इसको आप इस पाथ से होकर के एच हाइट नीचे ले गए, या फिर आप इसको इस पाथ से होते हुए भी अगर आप यहाँ पे लाओगे, तो हर केस में वर्क डन बाय mg जो होगा वो क्या होगा, mg इंटू एच होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, देखो आप कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल में इंक्लूडेड है, इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखो, अब क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, इसका मतलब क्या कि वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, किस पाथ से जा रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, केवल उससे मतलब है। अब देखो कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, उसको जज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ये वर्क डन इन राउंड ट्रिप, जीरो है या नहीं है। अगर राउंड ट्रिप में अगर जीरो है, दैट मीन्स वो फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, ठीक है। और सबसे खास बात जो है कंजर्वेटिव फोर्स का, कि ऐसे फोर्सेस के प्रेजेंस में एनर्जी सिस्टम का, अभी आगे आप पढ़ोगे दो तरह के एनर्जी होते हैं मैकेनिकल, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आप इसका इंट्रोडक्शन 9th क्लास में भी ले चुके हो, है ना। तो उन सारे फोर्सेस के मतलब कंजर्वेटिव फोर्स केवल अगर हो किसी सिस्टम पे, किसी बॉडी पे, केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहा हो, तो उस फोर्सेस के ड्यू टू जब वर्क डन हो भी रहा होगा तो सिस्टम का एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना। ये है खासियत कंजर्वेटिव फोर्स का। तो सारे जितने भी कांस्टेंट फोर्स है उसके ड्यू टू वर्क डन जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, एंड स्प्रिंग फोर्स, एक्चुअल में देखो ये स्प्रिंग फोर्स जो है ना वो क्या है, वेरिएबल है, बट स्टिल जो है ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। अब ऐसा क्यों, तो देखो अगर मान लिया जाए ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये ब्लॉक है, अभी ये x इक्वल टू 0 से अगर मान लो x इक्वल टू x तक जा रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से इधर इलोंगेट होने में तो इतना, अब जब ये वापस अपनी नेचुरल लेंथ को गेन करेगा तो उस वक्त जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जब नेट वर्क डन निकालने की बारी आया तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोनों का सम। तो ये चीज यहाँ से जाकर के क्लियर हो जाता है, वर्क डन क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि ये क्या है, कंजर्वेटिव है, समझ गए। तो ये है टोटल कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे, ठीक है, कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसको अगर शॉर्ट में अगर समझा जाए, ठीक है, अगर इसको समझा जाए तो क्या होता है, देखो यहां पर सबसे पहला बात कि जो वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पे, ठीक है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन
पाथ फॉलोड, कि कौन से रास्ते से आप चल के गए हो, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज क्या, कि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जो होगा, मैकेनिकल एनर्जी जो सिस्टम का होगा वो कंजर्व नहीं होता है, ठीक है ना, डज नॉट रिमेन कंजर्व, ठीक है, यहाँ पर कंजर्व भी नहीं रहता है, ठीक है। और तीसरा जो इसका नेचर है, ठीक है, कि वर्क डन इन राउंड ट्रिप वो जीरो नहीं होगा। वर्क डन इन राउंड ट्रिप मतलब, राउंड ट्रिप मतलब समझ रहे हो, जहां से चले थे वहीं पे वापस उसको लाना है, तो इज नॉट जीरो, ठीक है, वर्क डन राउंड ट्रिप में जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब इसके भी एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे। तो एग्जांपल जो हो गया वो क्या क्या होगा, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो फ्रिक्शन फोर्स है। क्योंकि देखो, अगर फ्रिक्शन वाला सरफेस पे अगर कोई बॉडी को मूव करो तो देखो कुछ दूर जाकर के अपने आप रेस्ट में आ जाता है, क्यों, क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे लॉस होता चला जाता है, राइट। अब इसी तरह के नेचर में एयर रेजिस्टेंस भी आ जाता है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस हो गया, या फिर लिक्विड में फ्रिक्शन फोर्स जो देखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स, ठीक है ना। और उसके अलावा वो सारे वेरिएबल फोर्स जो राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं शो करते हैं, ठीक है ना, वो सारे जो कंजर्वेटिव नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएंगे, समझ गए, ये बात है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं एक छोटा सा चीज की, क्या फ्रिक्शन के ड्यू टू वर्क डन सच में राउंड ट्रिप में जीरो नहीं होता है, देख लेते हैं। देखो, यहां से ब्लॉक को मूव करके ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आप यहां से डिस्प्लेसमेंट अगर डी ला रहे हो, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, वर्क डन फ्रॉम ए से बी तक जाने में क्या होगा, माइनस एफ इंटू डी, ठीक है, एफ काइनेटिक तो एफ काइनेटिक ले लिया। चलो, अब आप बी पोजीशन तक पहुंच गए हो, है ना। अब बी पोजीशन से जब आप पीछे की ओर वापस आ रहे होगे तो ये फ्रिक्शन ना फिर से पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो जब वर्क डन फ्रॉम बी से ए जा रहे हो तो वहां पर भी जो है वो नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। तो इसका जब नेट अगर वर्क डन अगर आप निकालोगे, so that will be Fk into D and that is not equal to 0। तो इसलिए जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। तो यहाँ तक आप लोग अगर समझ गए हो तो आपका सारा कंप्लीट हो गया, वर्क वाला पार्ट कंप्लीट है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। इतना सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार इन सारे टॉपिक को एक बार रिवाइज करके अगर आओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा, ठीक है ना। तो चलो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय।